राजनीति विज्ञान विषय के प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए आज हम एक विषय वस्तु से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के साथ उपस्थित हुए हैं। विषय आज का हमारा है राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति व क्षेत्र। अध्ययन के दौरान इससे संबंधित एक एक कर हम विषय वस्तुओं का अध्ययन करेंगे। कोशिश होगी कि इस जटिल विषय को सरल शब्दों में रखा जाए, जिससे आपको विषय वस्तु के बारे में एक गहरी समझ आपकी विकसित हो सके। और यहाँ यह भी कोशिश होगी कि निबंधात्मक प्रश्न के साथ साथ आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ किस्म के प्रश्न होते हैं, या प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो परीक्षा का पैटर्न है, उस दृष्टिकोण से भी आपकी तैयारी साथ साथ होती चले। बात करेंगे राजनीति विज्ञान के आशय की। तो राजनीति विज्ञान मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना है, P + S। P माने पॉलिटिकल, S माने साइंस। P से पॉलिटिक्स, साइंस। पॉलिटिक्स शब्द को अगर हम देखें तो यह एक अंग्रेजी शब्द है, जो कि मूलतः पोलिस शब्द से बना है। और पोलिस शब्द यह एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक माने यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका आशय होता था नगर अथवा राज्य। वर्तमान राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। जो यूनान में छोटे छोटे शहर राज्य हुआ करते थे, नगर राज्य हुआ करते थे, उनके लिए पोलिस शब्द का प्रयोग किया जाता था। और उसी पोलिस शब्द से आगे पॉलिटिक्स शब्द का उदय हुआ। फिर प्रश्न आ जाता है साइंस। साइंस का क्या आशय है? आप जानते हैं विज्ञान। प्रश्न उठता है विज्ञान क्या है? तो किसी विषय वस्तु का क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान है। किसी विषय वस्तु का क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान है। अब इस हिसाब से यदि हम व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो राजनीति विज्ञान का आशय है राज्य से संबंधित समस्त विषय वस्तुओं का क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित अध्ययन। राज्य से संबंधित समस्त विषय वस्तुओं का, चाहे वो राज्य की उत्पत्ति हो, चाहे वो राज्य का आधार हो, चाहे वो राज्य की शक्ति हो, चाहे वो राज्य का कार्य क्षेत्र हो, इन समस्त विषय वस्तुओं का सुव्यवस्थित अध्ययन ही क्या है? राजनीति विज्ञान है। आशा है आशय आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं परिभाषा की। तो सर्वप्रथम हम लोग जान लें कि परिभाषा से आशय क्या है। परिभाषा देने से पहले परिभाषा होता क्या है? तो परिभाषा का उद्देश्य विषय वस्तु का निश्चित रूप से सीमित शब्दों के अंतर्गत व्याख्या करना है। किसी विषय वस्तु का निश्चित रूप से, यानी कि संपूर्ण तौर पर उसी विषय वस्तु का, उसके समस्त पक्षों का सीमित शब्दों में व्याख्या करना, यानी शब्द सीमित हों। और हिफात यह भी ध्यान रखना है कि उस विषय वस्तु के सर्वांगीण पक्ष की व्याख्या उसमें समाहित हो। वही क्या है? परिभाषा है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण पक्ष को समाहित करते हुए जब हम एक निश्चित शब्दों के अंतर्गत उसकी विशेषताओं को प्रकट करते हैं, वही हम परिभाषा कर सकते हैं। चाहे वो व्यक्ति की हो, चाहे वह विषय की हो, चाहे वो वस्तु की हो, किसी भी चीज की। प्रश्न फिर आता है परिभाषा। राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में क्या कुछ परिभाषाएं हैं? तो इसे हमने व्यवहारिक दृष्टिकोण से मोटे मोटे दो भागों में बांट के अध्ययन किया है, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। 1945 से पूर्व, यानी द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व की स्थिति
को परंपरागत की दृष्टि से रखा जाता है। उस दरमियान जो भी राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं, जो भी राजनीति विज्ञान के संदर्भ में कार्य किए गए, उसको परंपरागत दृष्टिकोण में रखा जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इस क्षेत्र में जो कार्य किए गए, इस क्षेत्र में जो परिभाषाएं दी गई, उसे आधुनिक दृष्टिकोण के उसमें रखा जाता है। सर्वप्रथम हम लोग परंपरागत दृष्टिकोण की बात कर लें कि परंपरागत दृष्टिकोण से क्या आशय है, वो परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत इसकी क्या परिभाषा है, इसे किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो यहाँ है राज्य का अध्ययन, यानी परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत विचारकों का एक समूह इसे राज्य का अध्ययन मानता है। राजनीति विज्ञान कैसा विज्ञान है, तो यह राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किन तत्वों का अध्ययन किया जाता है, तो राज्य का अध्ययन किया जाता है। और इन विचारकों में हैं ब्लंटसली, गैरिस, गार्नर, गैटेल और जेम्स। ये जो प्रथम श्रेणी के विचारक हैं, ये राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का अध्ययन किया जाता है। राज्य का अध्ययन किया जाता है यानी कि राज्य से संबंधित समस्त विषय वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे राज्य का उदय कैसे हुआ, राज्य के उदय जो है शक्ति और सत्ता का आधार क्या है, राज्य के कार्य क्षेत्र क्या हैं, इन समस्त विषय वस्तुओं का अध्ययन ही राजनीति के अंतर्गत किया जाता है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसमें कुछ परिभाषाएं हैं जो परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछी जाती हैं। इसमें गार्नर की परिभाषा सर्वोपयुक्त है, सर्वमहत्वपूर्ण है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। फिर जेम्स कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? राज्य का विज्ञान है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो विभिन्न विचारकों के द्वारा, जो प्रथम श्रेणी के विचारक हैं, उनके द्वारा राजनीति विज्ञान को राज्य के विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न किया गया है। आ जाता है दूसरा पक्ष। तो कुछ विचारक ऐसे भी हैं जो कहते हैं नहीं, राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान ना होकर के यह मूलतः सरकार का अध्ययन किया जाता है, या राजनीति विज्ञान विषय वस्तु के अंतर्गत सरकार का अध्ययन या सरकार के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। इन विचारकों में सीले और लीकाक प्रमुख हैं। सरकार का अध्ययन क्यों? तो इन विचारकों का तर्क है कि भैया राज्य जो है वो एक अमूर्त संस्था है और सरकार ही वह संस्था है, वह अभिकर्ता है जो राज्य के कार्यों को मूर्त रूप देने का कार्य करती है। जैसे भारत एक राज्य है, लेकिन भारत का कोई आकार है, कोई उसकी रंग रूप वेशभूषा है, या मान लीजिए कोई योजना है तो भारत चलाती है, उसमें सरकार के द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाता है। निर्णय तो राज्य के अंतर्गत या राज्य द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार लेती है, लेकिन राज्य की जो इच्छाएं हैं, राज्य एक अमूर्त संस्था है और राज्य की कुछ इच्छाएं हैं, जो राज्य के कार्य हैं, उनको मूर्त रूप कौन देता है? सरकार देती है। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, आदेश तो राज्य के उससे लिया गया शक्ति से, लेकिन उस आदेशवा को क्रियान्वित कौन करा रहा है? वह आदेशवा आदेशित कौन कर रहा है? तो सरकार। फिर बात आ जाती है, इसमें कुछ परिभाषाएं हैं जिसमें लीकाक की परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। अगला, राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन। तीसरे क्रम के विचारक हैं, वो कहते हैं कि नहीं, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत न केवल राज्य का अध्ययन किया जाता अथवा न केवल सरकार का, अपितु दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। इन विचारकों में गिलक्राइस्ट, डिमाक, पाल जैनेट व आशीर्वाद के नाम उल्लेखनीय हैं। इसमें आशीर्वादम की एक परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार दोनों का विज्ञान है, यानी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य व सरकार दोनों ही संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इनका अपना तर्क है इन विचारकों का कि राज्य एक अमूर्त संस्था है,
और उसके जो भी मंतव्य होते हैं उन मंतव्यों का क्रियान्वयन सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य और सरकार दोनों ही एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं, दोनों की ही एक दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। सरकार राज्य से शक्ति अर्जित करती है या राज्य प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके ही वह विभिन्न क्रियाओं, विभिन्न योजनाओं का संचालन करती है। और यदि सरकार ना हो, राज्य ना हो, तो सरकार का कोई अस्तित्व नहीं होगा सरकार की, क्योंकि शक्ति का स्रोत ही राज्य है सरकार के। किंतु यदि सरकार ना हो तो राज्य के पास शक्तियां होते हुए भी वह उन शक्तियों का कोई उपयोग नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए कि घर में, परिवार में बाबा हैं। अब बाबा के पास खेत भी है, जमीन भी है, सब कुछ उनके नाम है, लेकिन अब वो चारपाई पर पड़े हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो सब कुछ होने के बावजूद भी उसका कोई उपयोग वो नहीं कर सकते हैं यदि घर में उनका कोई वारिस ना हो। उसी प्रकार यदि घर में वारिसदार हैं लेकिन बाबा नहीं है, उनकी संपत्ति ही नहीं है, तो भी वारिसदार ही अकेले नहीं कुछ कर सकता है। यानी दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं, दोनों का एक दूसरे के अभाव में कोई अस्तित्व नहीं है। फिर उसके बाद चौथे विचारक हैं जो ये मानते हैं कि नहीं, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य, सरकार व व्यक्ति तीनों का अध्ययन किया जाता है। इनमें लास्की व हरमन हेलर प्रमुख हैं। चूंकि इन विचारकों का मानना है कि व्यक्ति से परिवार बना, परिवार से समुदाय की निष्पत्ति हुई और तत्पश्चात राज्य का उदय हुआ। इस प्रकार अगर हम देखें तो व्यक्ति ही संपूर्ण राज्य व्यवस्था का केंद्र बिंदु है और उसी के द्वारा राज्य व सरकार का संचालन तथा शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। आखिर सरकार को संचालित कौन करता है? कोई व्यक्ति ही तो करता है। योगी जी हैं, मोदी जी, जो भी हम ले लें। पार्लियामेंट में अगर न्यायपालिका में देख लें, न्यायाधीश है, तो न्याय देने का कार्य कौन कर रहा है? न्यायपालिका में व्यक्ति ही तो कर रहा है। तो इस प्रकार चौथे श्रेणी के विचारकों का मानना है कि भैया राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य, सरकार व व्यक्ति तीनों का अध्ययन किया जाता है। अब हम चले आते हैं राजनीति विज्ञान की कुछ आधुनिक परिभाषाओं में। आधुनिक परिभाषाओं में अगर हम देखें तो इसमें कुछ नाम उल्लेखनीय हैं। जैसे इनमें कुछ मान्यताएं उल्लेखनीय हैं। जैसे पहला है कुछ विचारकों की एक श्रेणी जो ये मानती है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य, सरकार, व्यक्ति, इन समस्त तत्वों का अध्ययन नहीं, अभी तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य अध्ययन का विषय वस्तु है वह व्यक्ति है, वो मानवीय क्रियाएं हैं। यानी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इनका अब इसमें देखें अगर तो इसमें प्रमुख विचारक वर्टन हैं और कैटलिन हैं। चूंकि मनुष्य के कैसे क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो मानव के राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक क्रियाकलाप क्या है? मतदान व्यवहार हो गया, निर्वाचन हो गया, निर्णयन हो गया, इन समस्त विषय वस्तुओं का। फिर अगला है राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, या राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शक्ति का अध्ययन किया जाता है। इन विचारकों की मान्यता है कि भैया देखिए, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शक्ति का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मार्गेंथौ व कैटलिन प्रमुख हैं। इसमें कैटलिन और मार्गेंथौ की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। कैटलिन कहते हैं राजनीति विज्ञान कैसा विज्ञान है? शक्ति का विज्ञान है। मार्गेंथौ की परिभाषा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति हेतु संघर्ष है। और वर्तमान में भी अगर उठा के हम देख लें तो ये चीजें परिलक्षित भी होती हैं। आज अमेरिका, रूस, चीन, भारत, कोई भी देश है, वहाँ की सरकारों का मुख्य प्रयोजन क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अर्जित करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पावर के केंद्र बिंदु में रखना। फिर उसके बाद तीसरा है राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। कुछ विचारक कहते हैं कि नहीं भैया, ना तो मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ना शक्ति का अध्ययन किया जाता है, अपितु राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन हम करते हैं। इसमें ईस्टन, आमंड और पावेल के नाम उल्लेखनीय हैं। इसी संदर्भ में ईस्टन ने पूरी एक पुस्तक ही लिख डाली। नाम ही उनके पुस्तक का है पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था। बार बार प्रश्नों परीक्षाओं में पूछा जाता है।
पॉलिटिकल सिस्टम किसकी कृति है? इनका अपना तर्क है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। किस देश की किस प्रकार की व्यवस्था है, कहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, कहाँ अधिनायक शासन व्यवस्था है, कहाँ संसदीय सरकार है, कहाँ अध्यक्षीय सरकार है। तो संसदीय सरकार की क्या विशेषताएं होती हैं, अध्यक्षात्मक सरकार की क्या विशेषताएं होती हैं, दबाव समूह क्या, यानी उन समस्त विषय वस्तुओं का, पॉलिटिकल पार्टियों का, इन समस्त विषय वस्तुओं का अध्ययन इसमें समाहित हो जाता है। अगला विचारकों का क्रम है, ये कहते हैं भैया राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इन समस्त तत्वों का नहीं अपितु निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इनका भी में अगर देखें इन विचारकों में तो साइमन और लासवेल प्रमुख हैं। इनका अपना तर्क है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो भी शासक होते हैं, जो प्रशासक होते हैं, उनके द्वारा यही तो कार्य किया जाता है कि सीमित विकल्पों में श्रेष्ठ विकल्प का चयन, शासन, प्रशासन, कूटनीति इत्यादि विषयों पर निर्णय ही तो लिए जाते हैं। कूटनीतिक तौर पर यह निर्णय लिया जाता है, जैसे मान लीजिए आज ट्रंप साहब हैं। अब ट्रंप साहब हैं तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उनकी कुछ नीतियां हैं जो विश्व व्यवस्था में आज एक उथल पुथल मचाए हुए हैं। तो यहाँ निर्णय ही लेना है कि कैसे हम उन निर्णयों, जो ट्रंप के निर्णय हैं, जो अमेरिका के निर्णय हैं, उन निर्णयों से कैसे हम कम से कम प्रभावित हों। यह भी हमें निर्णय लेना है कि उन निर्णयों का प्रभाव हमारे ऊपर कम से कम पड़े, इसके लिए हम आगे क्या कार्य करें, किस प्रकार से अन्य देशों के साथ अपने संबंधों की स्थापना करें। फिर उसके बाद घरेलू स्तर पर मान लीजिए राजनीतिक अस्थिरता के दौर से जो है गुजर रहा है, गृह युद्ध की स्थिति है, तो कैसे उसका समाधान किया जाए। भ्रष्टाचार देश में व्याप्त है तो भ्रष्टाचार पर कैसे अंकुश लगाया जाए। ये समस्त निर्णय ही तो लिए जाते हैं शासकों के द्वारा, प्रशासकों के द्वारा। कोई योजना है, उन योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे कराया जाए, निर्णय तो ही है। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान के संदर्भ में आधुनिक और परंपरागत दोनों ही विचारधाराओं की परिभाषाओं से आप सम्मिलित हुए, परिचित हुए। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि राजनीति विज्ञान वास्तव में क्या है? क्या हम उसको राज्य का अध्ययन माने, कि मानवीय क्रियाओं का अध्ययन माने, कि शक्ति का अध्ययन माने? तो देख लीजिए, एक कहानी आपने बचपन में पढ़ा होगा कि कुछ सूर थे और एक हाथी देखने चले गए। तो अब सूर है, उनको दिखाई नहीं दे रहा, तो जिसने हथिया के जिस भाग को देखा उसी को हथिया के रूप में वर्णित कर दिया। जिसने सूंड देखा उन्होंने सूंड का परिचय देते हुए कहा कि हाथी ऐसी होती है, जिन्होंने कान देखा उन्होंने कहा कि सूप की तरह हाथी होती है, जिन्होंने पैर देखा उन्होंने कहा हाथी खंबे की तरह होती है। जबकि सच्चाई यह था कि हथिया के अलग अलग अंग थे और उसमें कोई गलत नहीं है। जो खंबवा की तरह कह रहा है वह भी सही है, जो सूप की तरह कह रहा है वह भी सही है, लेकिन वह आंशिक तौर पर सही है। जब वो सूप की तरह कहता है तो हाथी के कान की व्याख्या कर रहा है, जब वो खंबे की तरह कहता है तो हाथी के पैर की व्याख्या कर रहा है। उसी प्रकार राजनीतिक विचारकों को अगर हम देखें तो इनमें चाहे वो परंपरागत श्रेणी के विचारक हों, चाहे आधुनिक श्रेणी के विचारक हों, उनके उस संदर्भ में जो विचारकों के विभिन्न श्रेणियां हैं, इनमें हम किसी को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। अपितु सच्चाई यह है कि यदि इनमें से हम सम्यक को जोड़ दें, जैसे कनवा, खंभवा, कनवा, हथवा, उसका वो पैरवा और सुड़वा, पुछिया, जब सबको हम जोड़ दे रहे हैं तब हथिया बन रही है। तो उसी प्रकार ये समस्त तत्व राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में समाहित हैं। इनमें से हम किसी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आगे हम राजनीति विज्ञान के नामकरण के संदर्भ में कुछ विषय वस्तु को लेकर के आएंगे आपके सम्मुख। आज इतना ही। बाकी यहाँ पर अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं, और नहीं आपको वहाँ भी समझ में आ रहा है तो आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से संपर्क भी कर सकते हैं। संपर्क सूत्र आपके पास होगा ही। धन्यवाद।